हेलो गाइस, माय नेम इज गोपाल जी एंड वेलकम टू इजी न्यूज़। आज हम आपसे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, जिसमें हम आपसे बात करेंगे कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं। ठीक है, अर्थात कौन कौन सी परतें पाई जाती हैं। टाइम न वेस्ट करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं। तो आपको बता दें कि 1957 से 1962 के मध्य जो ये वर्ष है, इस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिक वर्ष कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस वर्ष में कई ऐसे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने एटमॉस्फेयर के विषय में बहुत सारे शोध कार्य किए, और जिसमें से तीसरा था बोर, नेपियर शाह, फ्रेडले, फेरेल जैसे वैज्ञानिक हुए, ठीक, जिन्होंने अपने अपने शोध कार्य किए और जिसमें एटमॉस्फेयर के रहस्यों को बाहर लाने में अपना योगदान दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख परतें पाई जाती हैं। बेसिकली आपको बता दें कि वायुमंडल में मुख्यतः पाँच प्रकार की परतें पाई जाती हैं और इनकी उप परतें भी पाई जाती हैं। ठीक है, मुख्यतः 5 परतों की बात करें तो उसमें से हैं ध्रुव मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, पहले बात करते हैं ध्रुव मंडल की, यानी ट्रोपोस्फियर की। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि आपको बता दें कि धरातल से अर्थ सरफेस से 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ट्रोपोस्फियर यानी ध्रुव मंडल पाया जाता है, जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, 0 से लेके 14 किलोमीटर तक आपका ध्रुव मंडल यानी ट्रोपोस्फियर पाया जाता है। ठीक, ये बेसिकली वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे सघन परत है। ठीक है, जिसमें वायुमंडल के संपूर्ण भाग का 75% भाग पाया जाता है। जैसा कि हम आपको पहले वीडियो में जब एटमॉस्फेयर बता रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया, ठीक, जो ट्रोपोस्फियर है, इस शब्द को सर्वप्रथम यूज करने वाले तीसरा द बोर नामक एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, जिन्होंने इस शब्द को दिया। ठीक है, आपको बता दें कि जो ट्रोपोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिश्रण, अर्थात इसको मिश्रण भी कह सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर का अर्थ है रीजन ऑफ मिक्सिंग, यानी मिश्रण प्रदेश। आपको बता दें धरातल से इस परत की औसत ऊंचाई आपको कितनी पता है, मैंने 0 से 14 किलोमीटर तक, जैसे कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। आपको बता दें कि यह परत भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जैसे जैसे जाते हैं वैसे ही ये पतली होती चली जाती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 18 किलोमीटर, और तथा ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये घट के 8 से 10 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। ठीक है, बेसिकली हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो इसी मंडल में होती हैं। ठीक है, आपको एक चीज़ और बता दें कि जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है वैसे ही तापमान में गिरावट होती है। यही इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, इसका जो तापमान ह्रास है यानी नॉर्मल लाप्से रेट है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से हर 1 किलोमीटर ऊपर बढ़ते जाएंगे तो इसके तापमान में प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, घटता हुआ चला जाएगा। ठीक, इस घटते हुए क्रम को तापमान के घटते हुए क्रम को नॉर्मल लाप्से रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल लाप्से रेट। अगर एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर की बात करें और धूल कण यानी डस्ट पार्टिकल की बात करें तो वो इसी मंडल में पाए जाते हैं। ठीक, और इन्हीं सबके कारण इस जो मंडल में बादल बनते हैं और तूफानों का निर्माण होता है, यानी उत्पत्ति होती है। ठीक है, और इसीलिए इस परत को संवहनी मंडल भी कह देते हैं। ठीक है, क्या संवहनी मंडल। बेसिकली एक चीज़ आपको और बता दें कि जैसे जैसे समर सीजन आता है तो जो इसकी स्तर की ऊंचाई है उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है, और जैसे 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 विंटर सीजन आता है तो
उसकी ऊंचाई में क्या होता है, डिक्रीज होती है उसकी ऊंचाई। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ इसमें आपको और बता दें कि इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 17 से 18 किलोमीटर तो होती है और ध्रुवों में 7 से 10 किलोमीटर होती है। ठीक है, और मध्य अक्षांशों की बात करें तो वहाँ पर जेट स्ट्रीम धाराओं के कारण इस स्तर की ऊंचाइयों में अंतर भी आ जाता है। ठीक है, बेसिकली अगर इसके तापमान की बात करेंगे तो जैसे भूमध्य रेखा के हम ऊपर सरफेस से 17 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर आते हैं तो वहाँ का जो साधारण एवरेज तापमान है वो वहाँ का एवरेज तापमान -85 डिग्री सेल्सियस होता है। और ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पे तो अर्थ सरफेस से 7 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे आते हैं तो वहाँ का तापमान एवरेज तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ठीक है, ये अंतर होता है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक। अब दूसरी बात करते हैं समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर की। तो बता दें कि जो जैसा आप चित्र देख रहे हैं इस चित्र में आपको ये दिख रहा है, ध्रुव मंडल और समताप मंडल की बीच की सीमा को ट्रोपोपॉज कहते हैं। ट्रोपोपॉज नाम दिया था सर नेपियर शॉ ने। ये एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ध्रुव मंडल और समताप मंडल की जो सीमा है जिसको जोड़ती है उसको ट्रोपोपॉज कहते हैं, इसने सर नेपियर शॉ। अब बात करते हैं समताप मंडल के बारे में। तो आपको जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं तो इस परत का प्रारंभ ट्रोपोपॉज लेयर से होता है। आपको इसकी जो धरातल से एवरेज ऊंचाई है वो 30 किलोमीटर मानी गई है, यानी 14 किलोमीटर 30 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। इसका मुख्य श्रेय दिया जाता है तो उसको तीसरा बोर्ड को इस मंडल की खोज का श्रेय दिया जा सकता है। ठीक है, दिया जाता ही है। और एक समताप मंडल की एक खासियत है कि इसके निचले भागों में मतलब कि समान तापमान पाया जाता है तथा जो समताप रेखाएं हैं जिसकी बात हम जब आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपसे विस्तृत समताप रेखाओं की बात करेंगे। तो ये तो इस लेयर में समताप रेखाएं समानांतर नौ के लंबवत होती हैं, इसी विशेषता के कारण इसको समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, इस स्तर के ऊपर क्या होता है, जैसे ही इस रेखा के ऊपर जाते हैं समताप मंडल के 30 किलोमीटर ऊपर तो इसमें तापमान में थोड़ी बहुत वृद्धि भी संभव है। ठीक है, लेकिन इस मंडल में क्या होता है, समान तापमान रहता है। ठीक है, साथ ही साथ इस मंडल में वाष्प और धूल कण नहीं होते हैं। ठीक, यानी डस्ट पार्टिकल और वाटर पेपर इस मंडल में नहीं पाए जाते हैं और इस मंडल में मेघ भी नहीं बनते हैं। लेकिन हाँ, कुछ विशेष प्रकार की मेघों की उत्पत्ति होती है। इन प्रकार के मेघों को मदर्स ऑफ पियर्स क्लाउड कहते हैं। बेसिकली आपको बता दें कि शीत ऋतु में 50 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य समताप मंडल सबसे अधिक गर्म रहता है। जैसे 60 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे ही इसके तापमान में क्या होता है, पुनः घटना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे 30 किलोमीटर के ऊपर की बात कर रहे हैं हम समताप मंडल की। ठीक है, और समताप मंडल की जो मोटाई है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक है और विषुवत रेखा पे इस स्तर का बिल्कुल ये खत्म हो जाती है, उसका लोप हो जाता है। ये बात हुई स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल की। अब बात करते हैं ओजोन मंडल की। तो समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल पाया जाता है। आपको बता दें कि समताप मंडल और ओजोन मंडल को जोड़ने वाली जो लेयर है, उन दोनों की सीमा को जोड़ने वाली जो लेयर है जो उन दोनों को जोड़ती है, ठीक है, उन दोनों को जो मिलाती है उसको स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज। ठीक, को बता दें कि स्ट्रेटोपॉज से 60 किलोमीटर के मध्य एक ऐसा स्तर पाया जाता है जिसमें ओजोन गैस की बहुत ज़्यादा अधिकता होती है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसे ही ओजोन मंडल कहते हैं। साथ ही साथ इस मंडल को हम लोग मेसोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक, जैसे हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ओजोन मंडल का कार्य है सौर विकिरण का अधिक से अधिक अवशोषण करती है। यानी जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उनको अपने में अवशोषित कर लेती है। कौन सी,
ओजोनोस्फीयर मंडल, ठीक है। इसी कारण इस मंडल का तापमान हमेशा क्या रहता है, ऊंचा रहता है, ठीक है। बेसिकली आपसे बात करें कि 30 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर, यानी 30 से 60 किलोमीटर, जब अर्थ सरफेस से हम ऊपर आते हैं, जब 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर के मध्य, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, स्ट्रेटोपॉज से लेयर है, स्ट्रेटोपॉज जो इसकी सब लेयर है, वहाँ से 60 किलोमीटर तक ओजोन मंडल पाया जाता है। जैसे जैसे हम इस मंडल में ऊपर बढ़ते जाते हैं, प्रति 1 किलोमीटर की दर से हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, तो इसका तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इस ओजोन मंडल में, प्रति किलोमीटर 5 डिग्री सेल्सियस का तापमान क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है, ये 60 किलोमीटर ऊंचाई तक इसी दर से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता जाता है, ठीक है। बेसिकली एक चीज़ और आपको बता दें कि धरातल में जैसे हम लोग विस्फोट करते हैं, मिसाइलों का परीक्षण करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे परीक्षण किए जाते हैं, तो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है वो ओजोनोस्फीयर मंडल ही होता है, ठीक है। एक तरीके से बात करें तो सबसे ज़्यादा वलय इसी मंडल में उत्पन्न होते हैं, और इसका मेन कारण है इस मंडल का तापमान, ठीक है। इस मंडल को केमोस्फीयर भी कहते हैं, इसी कारण इस मंडल को क्या कहते हैं, केमोस्फीयर भी कहते हैं, ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं और मेसोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल की, ठीक है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि धरातल से लगभग 60 किलोमीटर की ऊंचाई से इस मंडल को क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक। और इसकी सीमा 60 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक इसकी ऊंचाई 1000 किलोमीटर तक मानते हैं, लेकिन जो मान्यता है वो 60 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के मध्य आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल पाया जाता है, ठीक है। इस मंडल का सर्वप्रथम आभास तब हुआ जब रेडियो तरंगों द्वारा ही इस मंडल का सबसे पहले आभास हुआ, ठीक है। आपको एक चीज़ बता दें, जैसे ही ओजोन मंडल समाप्त होता है, वैसे ही आयन मंडल स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे आयनोस्फीयर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक बढ़ते हैं, वैसे ही इसका तापमान नीचे की ओर गिरने लगता है। तो यहाँ का तापमान हो जाता है 80 किलोमीटर में -38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, गिर जाता है इसका तापमान, ठीक है। जैसे ही 38 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर बढ़ते हैं, तो फिर 80 किलोमीटर के बाद इसका तापमान फिर ऊपर की ओर इंक्रीज होने लगता है, यानी बढ़ने लगता है, यानी उसका तापमान 95 किलोमीटर, यानी कि 80 किलोमीटर से 95 यानी 15 किलोमीटर और ऊपर बढ़ते हैं, वैसे ही इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है, पहुँच जाता है, ठीक। और ये धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। बेसिकली आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे ओजोनोस्फीयर से जैसे ही आयन मंडल की ओर बढ़ते, जैसे ही 60 किलोमीटर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वो वहाँ का जो एयर प्रेशर है 0.35 मिलीबार ही रह जाता है, यानी एक तरीके से वहाँ का एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। यानी जो इसका वायदा 0.35 मिलीबार है वो एक तरीके से कम हो जाता है, यानी ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा कम दबाव हो जाता है। जो इसमें जो पराबैंगनी फोटॉन्स होते हैं और जो उच्च वेगी कण होते हैं, उनका क्या होता है, वायुमंडल में लगातार प्रवाह होने से, तो इस मंडल में क्या होता है, इन सबके प्रवाह से गैसों का आयनन हो जाता है, ठीक है। इस वायुमंडल में कुछ आयनीकृत परतें भी पाई जाती हैं, जिनको मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। डी परत, ई परत, ई परत का एक भाग है विशिष्ट परत, और F2 परत, F1 परत, E2 परत, G परत, ठीक है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा ये परतें जो ओजोनोस्फीयर में जैसे के बाद जैसे ही आयन मंडल स्टार्ट होता है, ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये परतें आपको दिख रही हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि इनको कुछ लेयर्स में, सब लेयर्स में बांटा गया है, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो डी परत है वो ओजोनोस्फीयर के बाद 60 किलोमीटर के
60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के मध्य आपकी डी परत पाई जाती है, जैसे कि आप इस चित्र में दिख रही होगी। ठीक है, इसको कहते हैं डी परत। ठीक है, ये एक तरीके से दीर्घ रेडियो तरंगों को क्या करता है, ये परावर्तन करता है, डी परत। ठीक है, और इसके साथ साथ मध्यम और लघु तरंगों का ये क्या करती है, उसको सोख लेती है। ठीक है, इसकी एक और बड़ी खासियत ये है कि ये परत केवल दिन में पाई जाती है और सूर्यास्त होते ही ये परत विलुप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ई परत की बात करें, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि 90 से 110 किलोमीटर के मध्य ई परत पाई जाती है। ठीक है, ये टोटली 90 से 110 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। ये जो ई परत है, ये एक तरीके से रेडियो की जो मध्यम और लघु तरंग हैं उनका धरातल की ओर परावर्तन करती है। ठीक है, इस तरंग की उत्पत्ति का कारण वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं पर सूर्य की पराबैंगनी जो फोटॉन्स हैं उनकी प्रक्रिया है। ठीक है, रात्रि में जो है इस परत का विलुप्त हो जाती है, वो एक तरीके से विलीन हो जाती है। ठीक है, इसका ही एक सब पार्ट है विशिष्ट ई परत। ठीक है, जो 110 किलोमीटर से 130 अर्थ सर्फेस से बात कर रहे हैं, 110 से 130 किलोमीटर के मध्य बात करते हैं, और जितनी परतें बात कर रहे हैं आयन मंडल में पाई जाती है। ठीक है, 10 किलोमीटर से 130 किलोमीटर के मध्य विशिष्ट ई परत पाई जाती है। यहाँ पर जो पवन प्रवाह है वो 450 किलोमीटर प्रति घंटा से यहाँ पे क्या है, पवनें चलती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं E2 परत की। जो E2 परत है वो आपकी 130 से 150 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है। ठीक है, ये बेसिकली ऑक्सीजन के जो परमाणु हैं उनसे फोटॉन्स की प्रक्रिया से ही इस परत का निर्माण होता है। ठीक है, इस परत का अस्तित्व दिन में होता है और रात में ये परत विलीन हो जाती, खत्म हो जाती है। ठीक है, अब इस चित्र में देख रहे हैं F1 लेयर। जो F1 लेयर है वो 150 से 200 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। इतना 150 से 200 किलोमीटर के मध्य। ठीक है, ये परत मध्यम तथा लघु रेडियो तरंगों का क्या करती है, परावर्तन करती है। ठीक, अब इसके बाद 150 से 300 किलोमीटर के मध्य F2 परत पाई जाती है। ये एक तरीके से रेडियो संदेश प्रेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परत है। ठीक है, जैसे दैनिक और मौसमी परिवर्तन जो होते हैं उनका ज्ञान हम इन्हीं परतों से ही क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो आयन परतों में पाए जाते हैं। ठीक है, आयन की इस परत में पाए जाते हैं। ठीक है, इस परत को एक तरीके से अपलेटन स्तर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद 300 से 400 किलोमीटर के मध्य जी परत पाई जाती है। ठीक है, कौन सी परत, जी परत। इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर क्या नाम पराबैंगनी किरणों के फोटॉन्स की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही इस मंडल का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से बात हुई आयन मंडल की बात, और आयन मंडल को कितनी परतों में बांटा गया है उसकी बात। अब बात करते हैं बहिर्मंडल की बात। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के मध्य, बेसिकली 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के मध्य आपका क्या बहिर्मंडल पाया जाता है। ठीक है, इस मंडल का सबसे ज़्यादा अध्ययन जिन्होंने किया उनमें से है लेमन स्पेटेचर, जिन्होंने इस मंडल की स्टडी की और इस तरीके से इनको ही इस मंडल का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि इतनी ऊंचाई पर जो एटमॉस्फेयर है वो एक निहारिका के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इस मंडल में जो गैसों की प्रधानता है वो हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसें इस मंडल में क्या है, पाई जाती है।
ठीक है। बेसिकली कहा जाता है कि वायुमंडल की जो बाह्य सीमा है, जो इसका तापमान है वो 5568 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाता है। क्यों? तो एक चीज़ बेसिकली आपको ये बता दें कि इसका तापमान जो धरातल का तापमान है उससे पूरी तरीके से भिन्न है, ठीक है, पूरी तरीके से अलग है। एक आपको उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई अंतरिक्ष यात्री अपना वायुयान से हाथ बाहर निकलता है, उतना जो अधिक तापमान है इससे बाहर निकलता है तो शायद उसे वहाँ का तापमान गर्म मालूम ही नहीं होता है, ठीक है। अब बात करते हैं वायुमंडल के संरचना संबंधित कुछ और परिकल्पनाओं की, जिसमें वायुमंडल को और भी प्रकारों से बांटा गया है, ठीक है। इसका दूसरी तरीके से भी मूल्यांकन किया गया है, ठीक है। आपको बता दें कि एक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विचार गोष्ठी की एक रिपोर्ट है जो 1962 में दी गई, और इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो ICAO का एक प्रमाणित वायुमंडल की परिकल्पना है। इन दोनों के बेसिस पर उन्होंने एक वैज्ञानिक थे मार्सेल निकोलेट, इन्होंने उन परिकल्पनाओं के आधार पे वायुमंडल को दो भागों में विभाजित किया। एक को कहा सममंडल यानी एटमॉस्फेयर, एक को कहा विषममंडल, ठीक है, ठीक है। पहले बात करते हैं सममंडल यानी एटमॉस्फेयर की। तो आपको बता दें कि इसको मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल का सबसे निचला भाग कहा है, जिसकी बाह्य सीमा अर्थ सरफेस से 88 किलोमीटर तक निर्धारित की, ठीक है। और ये 3 परतों से मिलके बना है, ध्रुवमंडल, समतापमंडल और मेसोस्फीयर। ध्रुवमंडल, समतापमंडल और मेसोस्फीयर यानी ओजोनोस्फीयर, ये 3 परतें पाई जाती है। और इन 3 परतों के भी उपभाग हैं जो क्रमशः हैं ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मेसोपॉज, ठीक है। अब बात करते हैं विषममंडल। इसका नाम विषममंडल इसलिए पड़ा कि इस मंडल में रासायनिक और भौतिक गुणों में विषमता पाई जाती है, इस कारण इसका नाम विषममंडल पड़ा, ठीक है। इसलिए इस मंडल को हम विषममंडल के अलावा थर्मोस्फीयर भी या थर्मोस्फीयर भी ये मंडल कहते हैं, ठीक है, थर्मोस्फीयर मंडल कहते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि इस मंडल का तापमान हमेशा बढ़ता जाता है, ठीक है। इसका अनुमानित जो उच्चतम तापमान है वो 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग पाया जाता है, ठीक है। आज हमने बात की इस वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में और कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती हैं और कौन सी परिकल्पनाएं हैं उनकी हमने इस वीडियो में बात की, ठीक। जिसमें मार्सेल निकोलेट की बात की, उन्होंने कौन कौन से पार्ट में उसको बांटा उसकी बात की। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आइसोलेशन की, सूर्यतप की, और साथ ही साथ बात करेंगे पृथ्वी के उष्मापचट की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जी।